Assalamu alaikum students. This is the first lecture of the subject evolution and principles of systematics. Today is 8th April, Wednesday. So first of all, we start with Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. So the subject is evolution and principles of systematics. In today's lecture, we will discuss something about evolution, what is evolution, and what is systemics, and what things do we study in this subject and why we study this subject. So let's start. So the first is what we will study in this course. So in this course named Evolution and Principles of Systematics, we will study about evolutionary process. The very first thing is the evolutionary processes, that how evolution takes place, what are the factors that leads to the process of evolution, and what are the steps that an organism takes to evolve, कि हमारे पास कौन कौन से फैक्टर्स एक्ट करते हैं एवोल्यूशनरी प्रोसेस में और किस किस स्टेप से गुजर कर कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो इवॉल्व होता है या एवोल्यूशन के प्रोसेस के थ्रू उसकी एवोल्यूशन होती है। ठीक है, तो ये सारे एवोल्यूशनरी प्रोसेस हम पढ़ेंगे। उसके अलावा हमारे पास डिफरेंट थ्योरीज अबाउट एवोल्यूशन। ठीक है, हमारे पास डिफरेंट साइंटिस्ट जो एवोल्यूशनरी साइंटिस्ट हैं, they have suggested or they have given different theories about the processes of evolution or about evolutionary process, that which factors act uh, in evolution or through which steps an animal can evolve। ठीक है, वो सारे उसको एक्सप्लेन किया और डिफरेंट कॉन्सेप्ट के थ्रू डिफरेंट साइंटिस्ट ने ये थ्योरीज पेश किए। लाइक हमारे पास लमार्क थ्योरी है जिसका बेसिक नॉलेज आप लोगों ने आई थिंक लमार्क थ्योरी आपने एफएससी में भी पढ़ी होगी, और इफ आई एम नॉट रॉन्ग बीएससी में भी शायद थोड़े बहुत आप लोगों ने लमार्क थ्योरी के बारे में पढ़ा हो। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो इसमें नई चीज़ है, हम नियो लमार्किज्म पढ़ेंगे। ठीक है, वो एक थ्योरी है। इसके अलावा हम डार्विन थ्योरी पढ़ेंगे। डार्विन थ्योरी भी आप लोगों ने जो है एफएससी में भी पढ़ी होगी और मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों ने बीएससी में भी डार्विन थ्योरी स्टडी की होगी। और इसमें हमारे पास जो एक्स्ट्रा है, हम नियो डार्विनिज्म पढ़ेंगे। इसके अलावा हमारे पास मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी है about evolution। We have theory of recapitulation, theory of pangenesis। इसी के साथ साथ जर्म प्लाज्म थ्योरी है हमारे पास ऑगस्ट वीजमैन की। तो हमारे पास डिफरेंट थ्योरीज हैं और उनको वन बाय वन हम स्टडी करेंगे और डिस्कस करेंगे एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या इन थ्योरीज में एक्सप्लेन हुआ है और किस तरह उन्होंने एवोल्यूशनरी प्रोसेस को एक्सप्लेन किया अपनी थ्योरीज में। उसके बाद आता है हमारे पास पैटर्न्स ऑफ एवोल्यूशन। पैटर्न्स हम कहते हैं कि किस तरह कोई भी एवोल्यूशनरी प्रोसेस किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। ठीक है, हमारे पास डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस में डिफरेंट डायरेक्शंस में एवोल्यूशनरी प्रोसेस या डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू एवोल्यूशन एक्ट करती है, जिसको हम पैटर्न्स ऑफ एवोल्यूशन कहते हैं। हमारे पास डिफरेंट पैटर्न्स हैं जिसको हम आगे जाके बहुत ज़्यादा डिटेल में भी पढ़ेंगे, उसकी एग्जांपल्स पढ़ेंगे जिससे आपको समझ आ जाएगी। हमारे पास जो मेन पैटर्न्स हैं, हमारे पास लाइक डाइवर्जेंट पैटर्न ऑफ एवोल्यूशन है, कन्वर्जेंट पैटर्न ऑफ एवोल्यूशन है। तो डिफरेंट पैटर्न्स हैं, तो ये हम आगे इसको डिटेल में फिर इसको डिस्कस करेंगे। फोर्थ, नेचुरल सिलेक्शन एंड पैटर्न्स ऑफ सिलेक्शन। वन ऑफ द कॉन्सेप्ट अबाउट एवोल्यूशन कि कौन, हमने कहा कि हम फैक्टर्स पढ़ेंगे, तो कुछ साइंटिस्ट का ये मानना है कि हमारे पास जो नेचर है, जो सुप्रीम पावर है, वो इस एवोल्यूशन के प्रोसेस को कंट्रोल करती है और उसी की वजह से ये एवोल्यूशन का प्रोसेस अकर होता है। और पैटर्न्स ऑफ सिलेक्शन हमारे पास, जिस तरह मैंने आपको कहा कि किस तरह एवोल्यूशन एक्ट करती है कौन सी डायरेक्शन में, तो इसी तरह उन्होंने डिफरेंट पैटर्न्स दिए हैं सिलेक्शन के कि किस किस डायरेक्शन में सिलेक्शन का प्रोसेस, जो नेचुरल सिलेक्शन का प्रोसेस है, वो किस तरह एक्ट करता है। लाइक हमारे पास पैटर्न्स में हमारे पास उसमें डिसरप्टिव सिलेक्शन है, डायरेक्शनल सिलेक्शन है, उसमें हमारे पास स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन है,
सो डिफरेंट पैटर्न्स हम आगे जाके इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। उसके बाद हम थोड़ा इसमें लॉज ऑफ एवोल्यूशन भी पढ़ेंगे। हमारे पास डिफरेंट लॉज है, हार्डी वेनबर्ग लॉ है, डोलोज लॉ है, ठीक है। तो ये डिफरेंट लॉज किस तरह एवोल्यूशनरी प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं और क्या इनका एवोल्यूशनरी प्रोसेस में रोल है, वो सब पढ़ेंगे। ये लॉज किस तरह डिफरेंट एवोल्यूशनरी प्रोसेसेस को एक्सप्लेन करते हैं, तो ये सारा इन लॉज ऑफ एवोल्यूशन में हम स्टडी कर लेंगे। फिफ्थ है एविडेंसेस इन फेवर ऑफ एवोल्यूशन। अब हमारे पास आपको पता है कि हमारे पास डिफरेंट रिलीजन्स के लोग हैं दुनिया में, डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, डिफरेंट स्कूल ऑफ कॉन्सेप्ट्स हैं। तो लाइक अगर एज अ मुस्लिम कोई आपसे कहे कि एवोल्यूशन ऑफ मैन की बात करे कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो मंकी से इवॉल्व हुए हैं, तो एज अ मुस्लिम वी कांट बिलीव ऑन हिम। हम इस पे यकीन नहीं करेंगे बिकॉज हम मुसलमान हैं, हमें पता है कि ह्यूमन बीइंग्स किस तरह आए। लेकिन इसी तरह हम फिर एवोल्यूशन के प्रोसेस पे बिलीव नहीं करते। इसी तरह और भी स्कूल ऑफ थॉट्स के लोग हैं, और भी लोग हैं मज़ाहिब की, और भी मज़ाहिब के लोग हैं कि जो इन इस एवोल्यूशनरी प्रोसेस पे बिलीव नहीं करते। तो चूंकि अब हम आपके पास हम इस एवोल्यूशन पढ़े बायोलॉजी में, एंड बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस। और साइंस में आपको पता है कि ऐसा नॉलेज विच इज साइंस इज द सिस्टमेटाइज्ड नॉलेज विच इज obtained थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। क्या आपको प्रूफ देना है, ठीक है, तजर्बे से साबित करना है। तो अब एवोल्यूशन चूंकि हम साइंस में पढ़ रहे हैं, तो हमें प्रूफ भी करना है कि एवोल्यूशनरी प्रोसेस एग्जिस्ट करता है। बिकॉज अगर कोई चीज़ आप एक्सपेरिमेंट या किसी भी एविडेंस से प्रूफ नहीं कर सकते, तो उसको फिर हम साइंस नहीं कहते। तो साइंटिस्ट ने एवोल्यूशन की फेवर में डिफरेंट एविडेंसेस दिए हैं, जिससे उन्होंने साबित किया है कि एवोल्यूशन का प्रोसेस एग्जिस्ट करता है। उन्होंने डिफरेंट फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी से एविडेंसेस लिए हैं, लाइक उन्होंने बायोकेमिस्ट्री से एविडेंसेस उठाए हैं। आपके पास जो कंपैरेटिव एनाटॉमी है उससे कुछ एविडेंसेस लिए हैं। एम्ब्रियोलॉजी से एविडेंसेस लिए गए। इसी तरह सीरोलॉजी जो स्टडी ऑफ ब्लड है या स्टडी ऑफ सीरम, उससे इन्होंने कुछ एविडेंसेस इकट्ठे किए हैं। डेवलपमेंटल बायोलॉजी से एविडेंसेस इकट्ठे करके उन्होंने ये डिफरेंट एविडेंसेस फेवर ऑफ एवोल्यूशन, एवोल्यूशन के कॉन्सेप्ट को प्रूव करने के लिए ये सारे एविडेंसेस प्रोवाइड किए हैं। तो ये एविडेंसेस भी इंशाल्लाह हम डिटेल में आगे जाके पढ़ेंगे कि क्या क्या एविडेंसेस उन्होंने शो किए हैं। फिर एवोल्यूशन ऑफ सम एनिमल एज एन एग्जांपल हम ये पढ़ते हैं, जो मेन एग्जांपल्स के तौर पे मोस्टली सिलेबस में है और जो पढ़ाए जाते हैं, वो एवोल्यूशन ऑफ एलिफेंट है, एवोल्यूशन ऑफ हॉर्स है, एवोल्यूशन ऑफ कैमल्स है, एंड एवोल्यूशन ऑफ मैन या ह्यूमन बीइंग। तो हम चूंकि सिलेबस में है और पढ़ना तो है, लेकिन इससे आप लोगों ने अपने इस्लामिक कॉन्सेप्ट को ख़राब नहीं करना कि आप एवोल्यूशन ऑफ मैन पे, आप इसकी एवोल्यूशन ऑफ मैन पे बिलीव करने लग जाएं। हमारे पास हमें पता है कि एवोल्यूशन ऑफ मैन नहीं हुई थी और ह्यूमन बीइंग्स किस तरह इस ज़मीन पे आए थे। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास रिलेशन ऑफ एवोल्यूशन विद सिस्टमैटिक्स। अगर आप पूरे कोर्स का टाइटल स्टडी करें तो हमारे पास है एवोल्यूशन एंड प्रिंसिपल्स ऑफ सिस्टमैटिक्स। नाउ दिस एवोल्यूशन एंड सिस्टमैटिक्स आर टू डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, और यहाँ पे हम उनका कंबाइन इफेक्ट पढ़ रहे हैं। तो हमारे पास इसमें हम स्टडी करेंगे किस तरह एवोल्यूशन ऑफ सिस्टमैटिक्स एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं। वो आपको मोस्टली आपको कॉन्सेप्ट एवोल्यूशन और सिस्टमैटिक रिलेशन इसी प्रेजेंट लेक्चर में भी समझ आ जाएगा थोड़ा बहुत। इसके अलावा बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन टेक्सोनोमी एंड सिस्टमैटिक्स, हम टेक्सोनोमी और सिस्टमैटिक्स की कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट स्टडी करेंगे, वो भी इस कोर्स का हिस्सा हैं। इसके अलावा हमारे पास मोड्स ऑफ स्पेसिएशन। स्पेसिएशन हम कहते हैं ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई भी न्यू स्पीशीज इवॉल्व हो। ठीक है, तो हमारे पास डिफरेंट प्रोसेसेस के थ्रू न्यू स्पीशीज इवॉल्व होती हैं। तो वो कौन कौन से डिफरेंट मोड्स हैं या डिफरेंट वेज हैं जिसके ज़रिए स्पेसिएशन का प्रोसेस होता है, तो वो सारे मोड्स हम भी आगे जाके इसको डिस्कस करेंगे। हमारे पास जो मेन मोड्स हैं वो हमारे पास एलोपैट्रिक
स्पेसिएशन प्रोसेस है, सिम्पेट्रिक स्पेसिएशन है और एक पैरापेट्रिक स्पेसिएशन स्पेसिएशन का प्रोसेस है। तो ये हम इंशाल्लाह डिटेल से डिस्कस भी करेंगे और इनकी एग्जांपल्स भी पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। फिर है हमारे पास इंट्रा पॉपुलेशन वेरिएशंस। हमारे पास वेरिएशंस कहते हैं कि हमारे पास अगर आप देखें तो आप लोगों ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा बायोडाइवर्सिटी का। बायोडाइवर्सिटी हमारे पास क्या कहते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे पास उनमें वेरिएशंस एग्जिस्ट करते हैं, मींस डिफरेंसेस हैं। कोई भी दो ऑर्गेनिज्म इस प्लेनेट अर्थ पे जो है आइडेंटिकल नहीं है। मींस अगर आप आइडेंटिकल ट्विंस की भी बात करें तो उसके भी कुछ उसके जो ब्रेन की या उसकी थॉट्स हैं वो डिफरेंट होती हैं, उसके फिंगरप्रिंट्स डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो इसमें हम इंट्रा पॉपुलेशन वेरिएशंस, हम जब भी एवोल्यूशन पढ़ते हैं तो हम किसी एक ऑर्गेनिज्म की एवोल्यूशन नहीं पढ़ते। हम एवोल्यूशन में हमेशा पूरे पॉपुलेशन को कंसीडर करते हैं। और पॉपुलेशन क्या आपको पता है कि किसी भी सेम स्पीशीज के मेंबर जो एक पार्टिकुलर एरिया में रह रहे हों उसको हम पॉपुलेशन कहते हैं। पॉपुलेशन हम किसे कहते हैं? ग्रुप ऑफ individuals of same species living in a particular area is known as population। तो उन हम चूंकि एवोल्यूशन में एक पूरी होल पॉपुलेशन को स्टडी करते हैं तो उस पॉपुलेशन में कौन कौन से वेरिएशंस हैं इसके बारे में भी हम एवोल्यूशन में पढ़ते हैं। लाइक हमारे पास अगर हम ह्यूमन बीइंग्स की पॉपुलेशन देखें और अगर हम इसमें सिर्फ आई कलर की बात करें तो कितने वेरिएशंस हैं। किसी की ब्लैक आइज हैं, किसी की ब्राउन आइज हैं। फिर ब्राउन में अगर हम देखें तो डार्क ब्राउन, लाइट ब्राउन, इसी तरह डार्क ब्लैक, लाइट ब्लैक, इस तरह ब्लू आइज भी प्रेजेंट हैं, ग्रीन आइज भी प्रेजेंट हैं। अब ये एक सिंगल ऑर्गेनिज्म या इंडिविजुअल को देखा जाए तो उसकी आइज सेम होती हैं दोनों। लेकिन अगर हम एवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट्स पे देखें तो हम इंट्रा पॉपुलेशन वेरिएशंस, इंट्रा पॉपुलेशन मींस विद इन द सेम पॉपुलेशन, और वेरिएशंस जो उसमें एग्जिस्ट करते हैं। तो हमारे पास सिर्फ आई कलर को लेके एक पॉपुलेशन में बहुत से वेरिएशंस एग्जिस्ट करती हैं। तो ये भी हम एवोल्यूशन में स्टडी करते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारे पास था कुछ कोर्स आउटलाइन के मुताबिक। इसके अलावा जो कोर्स की प्रॉपर आउटलाइन है वो मैंने आपकी क्लासरूम में अपलोड भी कर दिया है। अब वहाँ से आउटलाइन देख भी सकते हैं और वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। Sorry for that. The main thing is, why do we study this course? What is the importance of this course? और हम क्यों पढ़ते हैं, क्यों हमने इसको सिलेबस में डाला हुआ है और क्यों हम इस कोर्स को स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले चीज जो हम इस कोर्स में स्टडी करते हैं, टू स्टडी डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स अबाउट द ओरिजिन ऑफ अर्थ एंड लाइफ। हमारे पास डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स दिए गए हैं, डिफरेंट थ्योरीज हैं जो एक्सप्लेन करती हैं कि अर्थ की ओरिजिन किस तरह हुई और लाइफ किस तरह इस प्लेनेट अर्थ पे आई। ठीक है, तो इसको हम स्टडी करेंगे कि किस तरह आपकी अर्थ ओरिजिनेट हुई और फिर किस तरह आहिस्ता आहिस्ता हम पूरी एक इस पे थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ है, जिसको हम थ्योरी ऑफ केमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ भी कहते हैं। ओपारिन एंड हेल्डेन की ये एक थ्योरी है, उसमें उन्होंने स्टेप वाइज एक्सप्लेन किया है। मींस एक्सप्लेन तो हम नहीं कहेंगे, उन्होंने सपोज किया है, क्योंकि बिकॉज जब आज से अबाउट बिलियन 5 बिलियन ईयर्स एगो आपके पास लाइफ की एवोल्यूशन हुई थी, तो उस टाइम तो कोई नहीं था। ह्यूमन बींग्स की हिस्ट्री मोस्टली जो है या मैक्सिमम 20,000 ईयर्स ओल्ड है। तो 5 बिलियन ईयर्स एगो उन्होंने सपोजिशन दी है कि किस किस स्टेप्स के थ्रू जो है लाइफ इवॉल्व हुई होगी और लाइफ की एवोल्यूशन हुई है या फर्स्ट लाइफ इस दुनिया में आई थी। और इसके अलावा ओरिजिन ऑफ अर्थ है, ठीक है, कि किस तरह अर्थ और ये जो हमारे पास प्लैनेट्स हैं और ये जो हमारे पास सोलर सिस्टम है किस तरह इसकी फॉर्मेशन हुई थी, तो ये हम इसमें पढ़ेंगे। तो इस कोर्स को पढ़ने के बाद आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। टू अंडरस्टैंड हाउ लाइफ स्प्रेड अराउंड द ग्लोब। अब हमारे पास, अब आप अगर हम देखें तो हमारे पास
ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में लाइफ एग्जिस्ट कर रही है। हम सिर्फ एक ह्यूमन बीइंग्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम होल लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं। और अगर आप देखें एंटार्क्टिका से लेके द मोस्ट कोल्डेस्ट रीजन ऑफ द वर्ल्ड, वहाँ पे भी लाइफ एग्जिस्ट करती है। और हॉट वाटर स्प्रिंग्स में देख लें, वहाँ पे भी लाइफ एग्जिस्ट करती है, जो डिफरेंट बैक्टीरियाज वहाँ पे प्रेजेंट है। तो किस तरह लाइफ डिफरेंट रीजन्स ऑफ ग्लोब में फैली, उसको हम अंडरस्टैंड करेंगे। पानी से लैंड में किस तरह आए, ठीक है, लैंड पे फिर फॉरेस्ट में, डेजर्ट्स में किस तरह गई, और स्नो पे किस तरह गई। इसी तरह हमारे पास, आपके पास जो एयर है वहाँ पे कैसे गई। तो ये सारी उसकी लाइफ के स्प्रेड के बारे में हम स्टडी करेंगे। इसके अलावा टू अंडरस्टैंड अबाउट डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, ठीक है, डाइवर्सिटी के बारे में हमने बात की कि बायोडाइवर्सिटी के हमारे पास डिफरेंट वैरायटी है लाइफ की ऑन अर्थ। बायोडाइवर्सिटी हम किसे कहते हैं? द वैरायटी ऑफ लाइफ प्रेजेंट ऑन प्लेनेट अर्थ। तो अगर हम देखें हमारे पास 30 to 40 लाख डिफरेंट स्पीशीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इस वक्त जो रिकॉग्नाइज्ड हैं। इसके अलावा बहुत सी ऐसी स्पीशीज भी हैं जिस जो अभी तक डिस्कवर्ड नहीं है, लाइक वो ऑर्गेनिजम्स जो डीप पैसिफिक ओशन में प्रेजेंट है, वो अभी तक डिस्कवर नहीं है, बिकॉज वहाँ तक ह्यूमन बींग्स नहीं जा सके। इस तरह बहुत से फॉरेस्ट में ऐसे ऑर्गेनिजम्स, प्लांट और एनिमल स्पीशीज हैं जो स्टिल डिस्कवर नहीं हुई। तो ये इतनी वैरायटी लाइफ में किस, सॉरी, लाइव लिविंग ऑर्गेनिजम्स में इतनी ज़्यादा वैरायटी कैसे आई है, कौन से प्रोसेसेस के थ्रू आई होगी, इसका भी कॉन्सेप्ट हम एवोल्यूशन में स्टडी करेंगे। लाइक अगर हम देखें हमारे पास सिंपली, अगर आप बर्ड्स देखें, बर्ड्स में कितनी वैरायटीज हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स हैं। फिर अगर हम उस एक बर्ड में सिर्फ एक पैरट्स ले लें, तोतों को ले लें, तो हमारे पास पैरट्स की हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स हैं। लाइक हमारे पास, आप अगर कॉमनली देख लें, हमारे पास ऑस्ट्रेलियन पैरट्स हैं जो पाकिस्तान में हम देखते हैं, कॉकटेल्स हैं। इसके अलावा हम कोई देसी तोता कहते हैं, इसी तरह पहाड़ी तोता है। तो हमारे पास ये सेम, अगर एक ग्रुप देखें बर्ड्स, बर्ड्स में इतनी वैरायटी, फिर उन बर्ड्स में अगर हम एक बर्ड को लें, पैरट को लें, उस पैरट में इतनी वैरायटी है। और अगर हम उस एक पैरट की टाइप को देखें, अगर आप सिर्फ ऑस्ट्रेलियन पैरट्स को देखें, तो डिफरेंट कलर्स के, डिफरेंट पैटर्न्स के आपको ऑस्ट्रेलियन पैरट्स मिलेंगे। तो ये सारी क्या चीज़ है? ये वैरायटी ऑफ लाइफ है। और ये वैरायटी ऑफ लाइफ किस तरह आई है? दिस इज ड्यू टू एवोल्यूशन। और ये एवोल्यूशनरी प्रोसेस के थ्रू डिफरेंट स्पीशीज या डिफरेंट वैरायटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस होती हैं। तो वो किस तरह प्रोड्यूस होती हैं वो भी हम अंडरस्टैंड करेंगे आफ्टर स्टडिंग दिस सब्जेक्ट। जो फोर्थ थिंग है, टू अंडरस्टैंड द ट्रांजिशन ऑफ सिंपल ऑर्गेनिजम्स टू कम्प्लेक्स, ठीक है। अगर हम देखें कि हमारे पास सिंपली जो हमारे पास लाइफ है, इट मूव्स फ्रॉम सिंपल टू कम्प्लेक्स, ठीक है। जैसे जैसे टाइम बदल रहा है, हमारे पास लाइफ इज मूविंग, लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मूविंग टुवर्ड्स कम्प्लेक्सिटी। अगर आप देख लें, हम लोग ह्यूमन बींग्स का देखें, तो हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो हमसे लेस कम्प्लेक्स थे, हम जो है उनसे थोड़े ज़्यादा कम्प्लेक्स हैं। अब जो आगे नई आने वाली नस्ल अभी आ रही है, आप देखते होंगे बच्चों को, वो हमसे भी बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स है, कि वो काम जो हम 12 टू 14 ईयर्स ऑफ एज में करते थे, वो 4 टू 5 ईयर्स ऑफ एज में कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि उनका ब्रेन जो है वो स्लोली एंड ग्रेजुअली हर जनरेशन के बाद हम कम्प्लेक्सिटी की तरफ मूव कर रहे हैं। तो ये किस तरह ट्रांजिशन आ रही है सिंपल ऑर्गेनिज्म से कम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स की तरफ, ये भी हम स्टडी करेंगे। और इसी एवोल्यूशन के थ्रू हम इस प्रोसेस को भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, तो और चीज़ जो हम स्टडी करेंगे, या जो इस कोर्स का फ़ायदा है, टू अंडरस्टैंड द टेक्सोनोमिक और सिस्टमैटिक प्रिंसिपल्स ऑफ एवोल्यूशन। अब हमारे पास टेक्सोनोमिक और सिस्टमैटिक प्रिंसिपल्स ऑफ एवोल्यूशन किस तरह है? फॉर एग्जांपल, अगर आप टेक्सोनोमी, टेक्सोनोमी हम किसे कहते हैं? दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अगर आप क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर गौर करें, तो हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स एवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट पे क्लासिफाई हुए हुए हैं। लाइक किस तरह? हमारे पास
अगर आप हम स्टार्ट करें, हमारे पास क्लासिफिकेशन स्टार्ट है फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अगर हम देखें पहले पहले हमारे पास 5 किंगडम्स हैं। तो किंगडम्स में सबसे पहले किंगडम मोनेरा है, अ, जो जिसमें हमारे पास प्रोकैरियोट्स आते हैं, मींस वो ऑर्गेनिज्म या वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कि जिसमें न्यूक्लियस ही नहीं है। तो प्रोकैरियोट्स ये हमारे पास सबसे सिंपल ऑर्गेनिज्म है। उसके बाद हमारे पास क्या होते हैं, किंगडम प्रोटिस्टा आते हैं। किंगडम प्रोटिस्टा में यूकैरियोट्स हैं। यूकैरियोट्स हमारे पास क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके सेल्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट है। अब हमारे पास जो प्रोटिस्टा है, इनके मेंबर्स किंगडम मोनेरा से थोड़े से कम्प्लेक्स है, मीन्स इसमें ये यूनिसेलुलर तो हैं, लेकिन ये हमारे पास यूकैरियोटिक है। इसमें कुछ मल्टी सेलुलर भी हमारे पास ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं। फिर अगर हम थर्ड किंगडम की तरफ जाएं, किंगडम फंजाई। अब किंगडम फंजाई में हमारे पास सारे के सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, और वो हमारे पास यूकैरियोट्स हैं। इसके अलावा हेटरोट्रॉप्स हैं, और वो किंगडम प्रोटिस्टा से कम्प्लेक्स हैं। फिर अगर हम किंगडम फंजाई से किंगडम प्लांट्स की तरफ जाएं, जो फोर्थ किंगडम है, तो प्लांट जो है हमारे पास फंजाई से ज़्यादा कम्प्लेक्स हैं। इसी तरह फिर हमारे पास किंगडम प्लांट से हमारे पास फिफ्थ किंगडम है, किंगडम एनिमेलिया। तो किंगडम एनिमेलिया हमारे पास किंगडम एनिमल्स, जो हमारे पास मोस्ट कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है इस प्लेनेट अर्थ के। ठीक है ना। तो आप ये पूरा प्रोसेस देखें कि मोनेरा सिंपलेस्ट, फिर प्रोटिस्टा उनसे कम्प्लेक्स, फिर फंजाई उनसे कम्प्लेक्स, फंजाई से कम्प्लेक्स, फिर प्लांट्स, और फिर प्लांट्स से भी कम्प्लेक्स एनिमल्स। नाउ अब आप देखें कि ये पूरा टेक्सोनोमिक जो प्रोसेस है, ये एवोल्यूशन के प्रोसेस पे बेस्ड कर रहा है। ठीक है, तो हमने जो ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया है, उसको हमने इसी एवोल्यूशनरी प्रोसेस पे क्लासिफाई किया है। अच्छा, ये तो हमारे पास बात हो गई किंगडम्स की। ठीक है, इसके नीचे अगर आप देख लें, हम चले जाते हैं किंगडम एनिमेलिया को लेते हैं, सिर्फ एनिमल्स को। तो पहले पहले डिवीजन है इनवर्टिब्रेट्स की, जिसमें बैकबोन ही नहीं है। फिर उसके बाद दूसरा सुपरफाइलम वर्टिब्रेट्स है, उनमें बैकबोन है। नाउ वर्टिब्रेट्स आर मोर कम्प्लेक्स देन इनवर्टिब्रेट्स। ठीक है, तो अगर हम इनवर्टिब्रेट्स में पहला पहला देखें, हमारे पास फाइलम प्रोटोजोआ, द मोस्ट सिंपलेस्ट एनिमल्स हैं, और ये सारे के सारे यूनिसेलुलर एनिमल्स हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें फाइलम पोरिफरा, जिसमें हमारे पास स्पॉन्जेस आती हैं, तो ये सारे हमारे पास इसमें यूनिसेलुलर भी आ जाती हैं। सॉरी, ये हमारे पास मल्टी सेलुलर है, लेकिन हमारे पास जो प्रोरिफरंस है, इनको हम पैराजोन्स भी कहते हैं। पैराजोन्स हमारे पास उस वो ऑर्गेनिज्म है कि जो मल्टी सेलुलर तो हो, लेकिन उसमें टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन ना हो। अगर आपको लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन याद हो कि सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं, टिश्यूज मिलकर ऑर्गन्स बनाते हैं, ऑर्गन्स सिस्टम बनाते हैं, और सिस्टम फिर ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। तो यूनिसेलुलर में सिर्फ सिंगल सेल होता है, कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती। जो हमारे पास पैराजोन्स हैं, जो पेरिफेरल्स है हमारे पास, पेरिफेरल्स को हम पैराजोन्स में कंसीडर करते हैं। ये मल्टी सेलुलर तो हैं, मींस बहुत सारे इसमें सेल्स तो हैं इनकी बॉडी में, लेकिन ये हमारे पास इनमें टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ठीक है, टिश्यू हम किसे कहते हैं कि ग्रुप ऑफ सेल्स विच परफॉर्म कॉमन फंक्शन, उसको हम टिश्यू कहते हैं। फिर अगर हम चले जाएं फाइलम सिलेंट्रेट्स पे, जो थर्ड फाइलम है, तो वो हमारे पास क्या है, सिलेंट्रेट्स में हमारे पास वो थोड़ा और ज़्यादा जो है पोरिफेरल से कम्प्लेक्स है, लेकिन उसमें टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन तो है, लेकिन उसमें पार्टिकुलर ऑर्गन्स कोई नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास सिलेंट्रेट्स जो है पोरिफेरल से ज़्यादा कम्प्लेक्स है। इसी तरह सिलेंट्रेट्स के बाद हमारे पास प्लेटी आता है। प्लेटी है फाइलम प्लेटी हमारे पास फाइलम सिलेंट्रेटा से ज़्यादा कम्प्लेक्स है। उसी तरह फिर जो नीमाटोडा आता है, वो प्लेटी से ज़्यादा कम्प्लेक्स है। फिर फाइलम एनेलिडा आता है, वो हमारे पास नीमाटोड से ज़्यादा कम्प्लेक्स है। फिर हमारे पास फाइलम आर्थ्रोपोड आ जाता है। आर्थ्रोपोड्स जो है हमारे पास एनेलिड से ज़्यादा कम्प्लेक्स है। इसी तरह आगे हम चलते जाएं, फिर मोलुस्क है, फिर एकाइनोडर्मिट है। तो ये सारे अगर हम देखें, तो ये जितनी भी क्लासिफिकेशन हुई है, ये सिंपलर से
कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म या कम्प्लेक्स क्लासिफिकेशन की तरफ मूव कर रही है। तो ये हमारे पास टेक्सोनोमिक और सिस्टमेटिक प्रिंसिपल्स हैं एवोल्यूशन के। इसी तरह हम इस सब्जेक्ट में वी कैन आल्सो अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज, कि किस तरह हमारे पास न्यू स्पीशीज इवॉल्व होती हैं या किस तरह हमारे पास न्यू स्पीशीज बनती हैं। कि फॉर एग्जांपल एक हमारे पास कॉमन एंसेस्टर है, ठीक है, और वो कॉमन एंसेस्टर से हमारे पास डिफरेंट स्पीशीज इवॉल्व होंगी, तो किस कौन कौन से फैक्टर्स इस पे अफेक्ट होंगे और कौन कौन से स्टेप से गुजर के वो जो एंसेस्टर है या वो जो ऑर्गेनिज्म है वो डिफरेंट स्पीशीज को इवॉल्व करेगा। So this was all about that why do we study evolution and principle of systematics or why do we study this subject। तो ये सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करने के लिए हम ये सब्जेक्ट स्टडी करते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना काफ़ी है। होप कि आपको समझ आएगी। अगर कोई भी चीज़ समझ ना आए तो कमेंट्स में ज़रूर डाला करें, और वो कमेंट्स से जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनको फिर मैं उनकी रिकॉर्डिंग करके आपको अपलोड करूँगा। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि कोई भी चीज़ इस लेक्चर में आपको समझ ना आए उसको आपने कमेंट्स में कर देना है। कोई भी क्वेश्चन आपका वो कमेंट में लिख दें, लेकिन क्वेश्चन इसी जो पार्टिकुलर हमारे पास टॉपिक है इसी से रिलेटेड होना चाहिए। इसके अलावा अ, आप सबको थैंक्स कहना चाहूँगा, ठीक है। और घर में रहें, सेफ रहें, और बस अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला इस अज़ाब को या इस आजमाइश की घड़ी को जल्द से जल्द ख़त्म करें, हमारे ऊपर हमें निजात दिलाएं, ठीक है। और बस अपने इर्द गिर्द मोहल्ले में गरीबों का ख्याल रखना है, ठीक है। कोई भी जितना भी आपसे हो सके उनको डोनेट करें, ठीक हो गया। सो स्टे सेफ और खुदा हाफिज़। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।